उसमें है कि एप्लीकेशन ऑफ पैसिव रेंज ऑफ मोशन की बात कर दिया, एक्सटर्नल मूवमेंट होगी हमारे पास, नो एक्टिव रेजिस्टेंस होगी इसके अंदर, अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा तो एक्टिव एक्सरसाइजेज में इन्वॉल्व हो जाएगा, मोशन इज कैरिड आउट विद इन द फ्री रेंज ऑफ मोशन, दैट इज द रेंज दैट इज अवेलेबल विदाउट फोर्स मोशन और पेन, पेन नहीं होगी, कोई फोर्स मोशन नहीं होगी, कोई रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। तो उसमें हम लोग जो टेक्निक्स अप्लाई कर रहे होंगे वो हमारे पास पैसिव रेंज ऑफ मोशन की होंगी। फिर एप्लीकेशन ऑफ एक्टिव रेंज ऑफ मोशन, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन में हमने पहले उसको डेमोन्स्ट्रेट करना है, खुद उसको करके दिखाना है, उसके ही बॉडी के ऊपर उसको मूवमेंट करके दिखानी है। देन आस्क द पेशेंट टू परफॉर्म द मोशन, हैव योर हैंड द पोजीशन टू असिस्ट एंड गाइड द पेशेंट इफ नीडेड। मतलब यह है कि जब रेंज ऑफ मोशन आप उसकी कंप्लीट करवा रहे हो तो फुल ऑन हैंड्स आपके प्रॉपर हैंड प्लेसमेंट के साथ वहां पे मौजूद होने चाहिए। पेशेंट कर खुद ही रहा होगा, लेकिन आपने कोई फोर्स नहीं लगा रहे होगे, लेकिन आपके हाथ भी साथ साथ ही मूव करेंगे। क्यों? ताकि अगर मीन में दरमियान में कहीं भी उसको पेन होता है और वो अपनी मोशन को स्टॉप करने लगता है तो आपसे कहते हो नहीं आपने करना है और आप उसे असिस्ट करते हो। प्रोवाइड असिस्टेंस ओनली एज अ नीड फॉर स्मूथ मोशन व्हेन देयर इज अ स्मूथ मोशन से मतलब यह है कि अगर उसमें उसके हाथ कांप रहे हैं, शिवर हो रहा है, कि वो वीक है और उसके वो मूवमेंट नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास कोई कास्ट वगैरह लगाया हुआ था और अब वीकनेस है, भी इमोबिलाइज काफी देर से किया हुआ था, तो बैक टू रेंज ऑफ मोशन पे जाने के लिए होता है, हाथ काम जाता है, या कोई भी आपका पार्ट आप यूज कर रहे हो ना जिसकी आप एक्टिव रेंज ऑफ मोशन करा रहे हो, तो तब आपने उधर असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है। व्हेन देयर इज अ वीकनेस, असिस्टेंस मे बी रिक्वायर्ड ओनली एट द बिगिनिंग और एट द एंड ऑफ द रेंज और व्हेन द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी हैज द ग्रेटेस्ट मोमेंट आर्म। मतलब ये है कि अब हमारे तो यहाँ पे नॉर्मल है ना कि ग्रेविटी का इतना इफेक्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप पोल्स के ऊपर चले जाओगे तो वहाँ पे ग्रेविटी का इफेक्ट ज्यादा होगा, तो उसने वहाँ पे कह दिया कि हमारे पास ग्रेविटी का इफेक्ट ज्यादा है, टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, तो आपने जो है असिस्टेंस जरूर प्रोवाइड करनी है। वरना आप तभी करवाते हो कि अगर आपने स्मूथ मोशन करवानी है, पेन हो रहा है तो, और आपने अगर पेशेंट को हमने असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है एज इन अ गाइडलाइन, तो तब हम लोगों ने यूज करनी है। मोशन इज परफॉर्म विद इन द अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन, दोनों हम लोगों ने अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन में करवाने हैं विदाउट फोर्स मोशन और पेन। ठीक हो गया। आगे सारे प्रैक्टिकल आ जाते हैं। उसके बाद ये आखिरी क्वेश्चन है कॉन्टिन्यूस पैसिव मोशन। दरमियान में एक ना, वैसे मैं अभी देख रही थी, एक क्वेश्चन है सेल्फ असिस्टेड रूम, उसके अंदर आपने जस्ट डेफिनेशन याद कर लेनी है। अगर पेशेंट जो है खुद असिस्टेंस अपनी एक पार्ट ऑफ बॉडी को दूसरे पार्ट ऑफ बॉडी को असिस्ट करके एक्सरसाइज करवाता है तो उसमें सेल्फ असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन उसे कह देते हैं, ठीक है। और उसके अंदर आपके पास सारी एग्जांपल्स बहुत अच्छी दी हुई है। फ्रोजन शोल्डर के अंदर यही होता है, सेल्फ असिस्टेंस ही दे रहे होते हैं। और इसमें डायग्राम्स के अंदर जो है ना हमारे पास पिक्चर्स बनी हुई हैं बहुत अच्छी, उसमें लिखा हुआ, लेकिन हमारा क्वेश्चन नहीं है इसके अंदर कोई आता। ठीक हो गया। और वैसे सर ने शायद पढ़ाया होगा इसके बारे में ना। ओवरहेड पुलीज होती हैं, स्केट बोर्ड होता है, पाउडर बोर्ड होता है, आपने जो है वॉल क्लाइंबिंग फॉर शोल्डर एलिवेशन करानी होती है। ये सारी चीजें हैं, बहुत आसान है। अगर आएगा ज्यादा से ज्यादा ऐसी क्यों आएगा, और आप भी लिख सकते हो खुद से। फिर क्वेश्चन है कॉन्टिन्यूस पैसिव मोशन, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, सीधी सीधी बात है। वो कहता है कि अगर हम लोग कोई भी मैकेनिकल ऑपरेटर्स यूज करते हैं टू गेन द रेंज ऑफ मोशन, तो हमारे पास कॉन्टिन्यूस पैसिव मोशन का नाम दिया जाता है। ये किसने डिस्कवर किया था? एज ए रिजल्ट ऑफ रिसर्च बाय रॉबर्ट साल्टर, जिसने ये कहा था कि कॉन्टिन्यूअल पैसिव मोशन इज बेनिफिशियल फॉर हीलिंग इफेक्ट्स। देखो उसने यहाँ पे हमारे पास क्या किया हुआ है, हमारे पास यहाँ पे मैकेनिकल अप्लायंस यूज किया हुआ है जो कि हमारे पास हेल्प कर रही है उसको रेंज ऑफ मोशन के अंदर, उसको बार बार वही एक्टिविटी करवा रही है ना। फिर उसके बाद है वो कहते, मैंने बताया ना कि वो कह रहा है कि हीलिंग इफेक्ट्स जो कि डिजीजेस इंजर्ड या इन्फ्लेमेशन वगैरह उनमें हमारे पास हेल्प आउट करवाएगा।
और उसने कहा है कि हमारे पास अब तक की स्टडीज़ में यही डिस्कवर हुआ है कि इसका कोई भी नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं है, सारे के सारे पॉज़िटिव फीडबैक के साथ आते हैं। बेनिफिट्स सीपीएम के क्या आ जाते हैं, 6-7 इम्पोर्टेंट तरीन इसके बेनिफिट्स हैं। क्या करता है, अगर हमारे पास इमोबिलाइज़ेशन हुई हुई है कास्ट वगैरह की वजह से, तो एडहेजन्स वगैरह जॉइंट के अंदर पड़ जाते हैं ना, अगर लेकिन अब हमारे पास क्या है, इमोबिलाइज़ेशन हमारे पास रिमूव की है, एडहेजन हो गई है, लेकिन अब हमारे पास उन एडहेजन को रिमूव भी करवाएगा और प्रिवेंट भी करवाएगा। कॉन्ट्रैक्चर्स को भी दस जॉइंट स्टिफनेस को रिमूव करेगा। प्रोवाइड्स अ स्टिमुलेटिंग इफेक्ट ऑन द हीलिंग ऑफ टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। टेंडन और लिगामेंट्स की सबसे ज़्यादा ईज़ी वे ऑफ हीलिंग है ही हमारे पास, उसको हमने मोशन में रखना है और मोशन में इस तरीके से रखेंगे तो हमारे पास न्यूट्रिशन और ब्लड सप्लाई उनको प्रॉपर्ली जाएगी, जिसकी वजह से उनकी हीलिंग जो है वो फास्ट होगी। Enhances healing of incisions over the moving joint, increases synovial fluid lubrication of the joint and thus increases the rate of intra-articular cartilage healing and regeneration. healing की तो बात आपको समझ आ गई है ना कि हमारे पास वो बार बार एक्टिविटी करेगा तो हमारे पास ब्लड सप्लाई इंक्रीज होगी, फ्लूइड का वहाँ पे मूवमेंट इंक्रीज होगी, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी, तो हमारे पास होगी। रीजनरेशन का मतलब ये है अगर वो कम होगी तो बॉडी अपने उस जॉइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक और साइनोवियल फ्लूइड को बनाएगा। तो रीजनरेशन हुई है, अब रीजनरेशन हुई है तो ऑटोमेटिकली वो बैक टू हीलिंग हो जाएगा। प्रिवेंट्स द डिग्रेडिंग इफेक्ट्स ऑफ इमोबिलाइजेशन। डिग्रेडिंग इफेक्ट्स ऑफ इमोबिलाइजेशन में क्या होता है, मसल एट्रोफी हो रही होती है इमोबिलाइजेशन की वजह से, तो वो उसको प्रिवेंट करेगा। प्रोवाइड्स अ क्विकर रिटर्न टू रेंज ऑफ मोशन। डिक्रीजेस पोस्ट ऑपरेटिव पेन। पोस्ट ऑपरेटिव पेन को भी रिमूव करो, क्यों? क्योंकि हमारा जो एक तरह से मैनुअली ही हम लोग उसको असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन एक मैकेनिकल सपोर्ट के ज़रिए। मैकेनिकल सपोर्ट कोई भी हमारे पास डिवाइस हो गई है, जैसे कि आपने डायग्राम में देख रहे हो। तो हमारा पोस्ट ऑपरेटिव पेन की वजह से अगर हम लोग रेंज वो हमारे पास एक मूवमेंट थी, नहीं हो रही थी, तो उसको करवाने में हेल्प आउट करेगा। छोटू सा एससीक्यू है ये। रोम थ्रू फंक्शनल पैटर्न्स। फंक्शनल पैटर्न्स कौन से थे? मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में 2 एक्टिविटीज़ का बताया था। एक थी हमारे पास बेसिक, एक मिनट रुको। हाँ, टाइप्स ऑफ एक्टिविटी लिमिटेशन, फंक्शन लिमिटेशन में हमारे पास बीएडीएल था और एक आईएडीएल था, इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, और एक था बेसिक एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। तो उसी में ये हमारे पास रेंज ऑफ मोशन थ्रू फंक्शनल पैटर्न्स। फंक्शनल पैटर्न्स में हमारे पास कैसे है कि हम लोगों ने जो पेशेंट है ना, उसको एक्सरसाइज हम लोगों ने करवानी ही ऐसे होती हैं कि जैसे उसको वॉकिंग करवाई है, उसको उसकी ईटिंग एक्टिविटीज को इम्प्रूव करके कि उसके जरिए हमने फ्लेक्शन एक्सटेंशन को इम्प्रूव किया, वो सारा आ जाता है। तो उसके एक होता है ना कि एक तो हम लोगों की एग्जांपल है ना कि हम लोगों ने कैसे करना है। ग्रेस्पिंग हो गई तो उसमें फ्लेक्शन एक्सटेंशन इम्प्रूव हो रही है, वो तो एग्जांपल है। लेकिन ऊपर एक पैराग्राफ के अंदर जो है ना, उसका जो रियल चीज है पीछे वाली, वो बताई हुई है कि टू अकम्प्लिश मोशन थ्रू फंक्शन पैटर्न, फर्स्ट डिटरमिन व्हाट पैटर्न ऑफ मोशन इज डिजायर्ड एंड देन मूव द एक्सट्रीमिटी थ्रू दैट पैटर्न यूजिंग मैनुअल असिस्टेंस, मैकेनिकल असिस्टेंस इफ इट इज अप्रोप्रिएट, और सेल्फ असिस्टेंस फ्रॉम द पेशेंट। सीधी सी बात है, पहले हमने ये देखना है कि पेशेंट को रिक्वायर्ड कौन सी फंक्शनल एक्टिविटी को इम्प्रूव करना है, फिर उसके बाद देखना है कि हमारे पास वो पैसिवली करेगा, एक्टिवली करेगा, सेल्फ असिस्टेंस के साथ करेगा। फंक्शनल पैटर्निंग कैन बी बेनिफिशियल इन इनिशिएटिंग द टीचिंग ऑफ एडीएल। मैंने बताया ना कि ये क्या होता है हमारे पास बेसिक एक्टिविटीज ऑफ डेली लाइफ, और एक है हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटीज ऑफ डेली लाइफ। उन दोनों के अंदर हेल्प कर रहा है फंक्शनल पैटर्न्स, उसकी सारी ये एससीक्यू की बात कर रहा है। और ये हमारे पास एलईक्यू का एक पार्ट आ जाता है ना, तो आपने साथ ही फौरन ना बीएडीएल और आईएडीएल की डेफिनेशन भी लिखनी है यहाँ पे, अपने एलईक्यू के 4 नंबर के पार्ट को इम्प्रूव करने के लिए, अच्छा लिखने के लिए। यूटिलाइजिंग फंक्शन पैटर्न्स हेल्प द पेशेंट रिकॉग्नाइज द पर्पस एंड वैल्यू ऑफ रोम एक्सरसाइज एंड डेवलप द मोटर पैटर्न दैट कैन बी यूज्ड इन डेली एक्टिविटीज एज स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस इम्प्रूव्स। स्ट्रेंथ तो इम्प्रूव हो रही है, ठीक है, लेकिन एंड्योरेंस भी इम्प्रूव हो रही है साथ में, रेपिटेशंस की वजह से। आप बार बार उसको एक एक्टिविटी करवा रहे हो, स्ट्रेंथ तो साथ साथ इम्प्रूव हो रही है।
लेकिन आप रेपिटेशंस करवा रहे हो, मोटर लर्निंग हो रही है, साथ में एंड्योरेंस इंक्रीज हो रही है। When the patient no longer requires assistance to perform the pattern safely and correctly, the activity is incorporated into his or her daily activities, so motor learning is reinforced and the motion becomes functional. समझ आ गई है? बहुत आसान बात है। उसने कहा है कि जैसे उसको लर्न हो गई है, मोटर लर्निंग अच्छी तरह हो गई है, तो आप उसको अब फंक्शनल एक्टिविटीज़ के अंदर उसको समझाते हो कि कहाँ-कहाँ आपकी हेल्प आउट कर रही थी आपको। तो उसके बाद हमारे पास इसकी एग्ज़ाम्पल आ गई है, ग्रैस्पिंग आ गया है, ईटिंग हैंड टू माउथ आ गया है। हैंड टू माउथ में हमारे पास क्या हो रही है? एल्बो फ्लेक्शन, फोरआर्म सुपिनेशन, शोल्डर फ्लेक्शन, एबडक्शन एंड लेटरल रोटेशन। ये एमसीक्यू भी आता है, ठीक है? एग्ज़ाम्पल है इसकी वैसे तो ये, ठीक है? फिर उसके बाद है रीचिंग टू वेरियस शेल्फ हाइट्स। ये हमारे पास सेल्फ असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन के अंदर ये एग्जांपल है, ठीक है? जैसे वॉल क्लाइंबिंग आपने करनी है, स्टैंडिंग पोजीशन में आपने दीवार के पास खड़े हो जाना है और ना आपने ऊपर अपने लेवल से ऊपर की तरफ वॉल के ऊपर क्लाइंब करना है। रियल क्लाइंब नहीं करना, आपने खड़े वहीं रहना है, बस अपने हाथ ऊपर लेके जाने हैं। वो बात हो रही है यहाँ पे। ब्रशिंग और कॉम्बिंग बैक ऑफ हेयर यूटिलाइजिंग शोल्डर एबडक्शन एंड लेटरल रोटेशन, एल्बो फ्लेक्शन एंड सर्वाइकल रोटेशन। 4 एग्जांपल बहुत हैं। आगे भी एग्जांपल लिखे हुए हैं, वही बात आई हुई है सारी की सारी। जो हमारे पास डेली एक्टिविटीज़ हैं, उनके अंदर हमारे पास कौन से मूवमेंट्स हो रही होती हैं, जो बेसिक जॉइंट उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है ना, उसकी बात की है। अब आपने 4 एग्जांपल देख लिए हैं, इनके आगे अच्छे तरीके से याद कर लें। ग्रेस्प में हमारे पास फिंगर्स की एक्सटेंशन और फ्लेक्शन होती है। ईटिंग में हमारे पास एल्बो फ्लेक्शन, फोरआर्म सुपिनेशन, शोल्डर फ्लेक्शन, एबडक्शन, लेटरल रोटेशन। फ्लेक्शन, एबडक्शन, लेटरल रोटेशन, इन्हीं का कॉम्बिनेशन मिलके हमारे पास ईटिंग के अंदर हेल्प कर रहा होता है। ये सारी एग्जांपल हो गई। इसके अंदर अब आ जाते हैं क्वेश्चन। Analyze a variety of functional activities such as grooming, dressing and bathing and determine the functional ranges needed to perform each task. इसके अंदर वही बात है, ग्रूमिंग, ड्रेसिंग एंड बाथिंग। ग्रूमिंग में हमारे पास क्या आता है? कोम्बिंग ऑफ हेयर आ जाता है। ड्रेसिंग में हमारे पास बटनिंग ऑफ शर्ट आ जाता है। बाथिंग में हमारे पास जो है हमारे पास होता है, शॉवर को अगर हमने उसका नॉब जो है उसको टर्न ऑन या ऑफ करना है, तो हमारे पास रिस्ट की रोटेशन आ जाएगी उसके अंदर। अगर हमारे पास बटन टक इन करना है उसका शर्ट का, तो हमारे पास फ्लेक्शन एक्सटेंशन ऑफ फिंगर्स आ जाएगा। और हमारे पास ग्रूमिंग है, कॉम्बिंग ऑफ हेयर है, तो हमारे पास शोल्डर की एबडक्शन होगी, लेटरल रोटेशन होगी, एल्बो फ्लेक्शन होगी, सर्वाइकल रोटेशन होगी। ठीक हो गया? तो उसने कहा है कि वो फंक्शनल रेंजेस कौन सी होंगी इनके अंदर, तो वो बतानी है। वो आपने ऊपर से एग्जांपल में से देख भी लिया है। लुक एट द इफेक्ट्स ऑफ ग्रेविटी और अदर फोर्सेस ऑन द रूम फॉर ईच एक्टिविटी इन नंबर 1। इफ यू हैड अ पेशेंट हु हैज अनएबल टू डू द एक्टिविटी बिकॉज ऑफ एन इनएबिलिटी टू कंट्रोल द रेंज नीडेड, determine how you would establish an exercise program to begin preparing the individual to develop the desired function। इसके अंदर क्या लिखना है, जो भी मैं आपको एलईक्यू पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ। प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग रोम टेक्निक्स, आपने इसके अंदर वो लिखना है। फिर उसके बाद है, उसका आगे उसने कहा है कि लेबोरेटरी प्रैक्टिस के अंदर तो वो हमारे पास प्रैक्टिकल है, वो नहीं हमने करना ना, वो तो जरूरत नहीं है। वो आप जब आपके वाइवा वगैरह हो गए तब की बात है। अब समझ आ गई है चैप्टर की? इसमें और कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। कोई क्वेश्चन है? चलो फिर यहाँ पे हम अपनी मीटिंग को स्टॉप करते हैं। और ये है कि अब आपके कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बता दें आप ही। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, जो अभी मैंने आपको प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट नहीं बताया, जिसके अंदर आप फिर पैसिव एक्टिविटी, पैसिव रेंज ऑफ मोशन को कंप्लीट करने के लिए क्या करते हो, एक्टिव को कंप्लीट करने के लिए क्या करते हो। मेरी बुक के ऊपर ये पेज नंबर बनता है 53। टॉपिक है
प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स फॉर अप्लाइंग रोम टेक्निक्स, इसके अंदर 4 चीजें हैं। एग्जामिनेशन, एवेल्युएशन एंड ट्रीटमेंट प्लानिंग, patient preparation, application of technique, application of passive range of motion, application of active range of motion, ये आएगा सारा इसमें लिखने के लिए। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या कुछ हो गया है, 1 2 3 और 9 चैप्टर। ठीक हो गया। 4 5 6 और 7 ये थोड़ा टाइम टेकिंग है। ठीक हो गया। और इनको हमने हाफ ऑफ करके करना है, हाफ या 1/3 करके करेंगे। और अगर ये हुआ कि हमारा 15 से पहले सिलेबस ना कवर हुआ तो कोई मसला नहीं है, हम लोग कॉलेज के अंदर सेशन लगा सकते हैं। ठीक है ना, आराम से। बेशक हॉस्टल के अंदर हम टाइमिंग रख के आराम से मैं बुक सामने रख के आप लोगों को पढ़ा सकती हूँ, मुझे तो कोई मसला नहीं है, आप लोग भी कर सकते हो। और अगर कोई डे स्कॉलर का मसला आ जाता है तो वो मुझसे कॉलेज टाइमिंग में, जब कॉलेज हमने जाया करना है प्रैक्टिकल वगैरह के लिए, अगर सीन बनता है तो तब बेशक थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम, जब बस वगैरह भी नहीं गई होती तो तब बैठ के मुझसे क्यूरीज वगैरह अपनी सॉल्व करवा सकता है। ठीक हो गया। और अगर कहीं मेरी गलती लगे तो काइंडली मुझे करेक्ट कर देना। मैं कोई हरफन मौला नहीं हूँ ना, मुझे हो सकता है मैं बहुत सी जगहों पे मेरी गलती हो और कुछ पॉइंट्स में मैं समझा सही तरह ना रही हूँ, लेकिन अगर कुछ ऐसा मसला हो तो लेट मी नो, ताकि मेरी भी करेक्शन हो जाए और आप लोगों को तक भी कोई गलत बात ना पहुंचे किसी भी लिहाज से। ठीक हो गया। चलो सही हो गया। खुदा हाफिज, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना।